नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और जैसे कि नया बुक हमने स्टार्ट किया है, तो कल हम लोगों ने इसमें आपका देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो ये मॉक टेस्ट आपका 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। नया बुक यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैंने। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो कल के वीडियो डिस्कशन में हमने बताया था ये आपका देहरादून में है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी, वन अनुसंधान संस्थान की। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ जाता है मुंबई में। अब इसका मुख्यालय की बात की है तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पूर्व का नाम जो था वो था इंपीरियल बैंक। जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, कभी कभी इसका पूर्व नाम भी पूछता है। तो इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। और स्टेट बैंक की स्थापना का बात करें तो 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की एक पूछता है क्वेश्चन, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्दावली जो है आपका क्रिकेट से तो गेंदबाजी में यूज होता है। इस शैली का नाम कह रहा है कि रखा गया है। तो इसमें देखिए, चीनी मूल के एक खिलाड़ी थे जो आपका वेस्ट इंडीज से गेंदबाजी करते थे, उसी के नाम पर ये रखा गया था चाइना मैन। ठीक है, जिसका नाम था एलिस एचोंग। इसका नाम लिख देते हैं एलिस एचोंग। एलिस एचोंग जो था एक लेफ्ट हैंड बॉलर स्पिनर था, जो उंगली की बजाय कलाइयों से स्पिन करता था बॉल को। तो याद रखेंगे, चाइना मैन शब्द किसके लिए यूज होता है? तो वैसे गेंदबाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो और उंगली की बजाय कलाइयों से गेंद को स्पिन कराता हो, उसको हम लोग बोलते हैं चाइना मैन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, 24 घंटा 24 तिलियों को प्रतीक करता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर आपका किससे पूछ रहा है? तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किस देश से आधारित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, तो ये जो है आपका संघ और राज्य के बीच की शक्तियों को कनाडा के संविधान से हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है पूछ सकता है। तो इसमें मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति का आपका इसी से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को हटाने की सारी विधियां इसी से ली गई है। बात कर लेते हैं आपका स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड का नहीं बल्कि और भी चीज कुछ ध्यान पे आया है उसको बता देते हैं। जैसे सोवियत संघ से, तो सोवियत संघ या रूस से जो लिया गया है, मुख्य चीज पूछता है इसमें कर्तव्य, इसमें मूल कर्तव्य लिया गया था। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और आता है, प्रस्तावना में 3 शब्द जो लिया गया था, अर्थात न्याय की बात किया गया है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय जो है, न्याय का जो बात करते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो पूर्वी सोवियत संघ या रूस से बोल सकते हैं, रूस से के संविधान से ही इसको लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। फ्रांस से गणतंत्र शासन पद्धति और प्रस्तावना में लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता का शब्द। ठीक है, ये आपका लिया गया है फ्रांस से। और न्याय में लिया गया है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये है आपका रूस से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इम्पोर्टेंट और बन जाता है, एक जापान से आता है, जापान से लिया गया है आपका सबसे, इसमें एक ही आया है जापान का था आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। और जर्मनी से आपातकालीन, ये भी क्वेश्चन आता है आपका। और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये जो हमने बताया संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये आपका किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है,
ये जो शक्तियों का विभाजन इसमें दे दिया है, लेकिन वहाँ जो है संघ और राज्यों को मिलाने का काम करता है। जस्ट इसका अपोजिट जो है वो करता है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जो आपका कहाँ से लिया गया है अभी हमने बताया, तो ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। आगे देखिए, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ये सब आपका राज्य सूची है। ठीक है, राज्य सूची आपका डी ऑप्शन जो है राज्य सूची इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं संघ सूची। तो संघ सूची आप सभी को पता है जिसपे केंद्र का डायरेक्ट अधिकार होती है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद, ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 2 दिन बाद आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। बात कर लेते हैं तिथि का, तो 9 दिसंबर, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपका 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को चयन किया गया है, चयन किए गए थे। और इनको 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई, ये अस्थाई थे। ठीक है, ये जो थे अस्थाई थे, लेकिन ये राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 1954 में हुआ था। ठीक, अगर बाई डेट पूछे तो 29 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सिद्धांतों पर इसमें, इसीलिए इसका नाम पंचशील रखा गया था। पंचशील मतलब 5 सिद्धांतों पर संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को, इस क्वेश्चन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? ठीक है, तो ग्रीक ने आपका राजनीतिक शास्त्र को कह रहा है किसकी मूल्य मान्यताओं के अनुसार देखा है? तो ये हो जाएगा आपका नैतिक दृष्टिकोण से। ठीक है, नैतिक दृष्टि से इसमें ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसमें आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन को गांधीवादी सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप आपका फुटबॉल से है संबंधित। अगला है प्रतिवर्ष, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान में रखना है हर बार, चूंकि ये हमारे वीरता का प्रतीक है। कमेंट जरूर करके लिखेंगे जय हिंद इनके लिए। और ये मनाई जाती है हर साल 26 जुलाई को। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो उद्यमिता आपको मिलता है 2016 से। जो लोग उद्यमी हैं उनको उद्यमिता पुरस्कार दी जाती है। ये आपका 2016 से प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, कौन सा इसमें सम्मिलित हो जाएगा? तो स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और जीवन स्तर, तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों का तीनों इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर है, पटना, हरिद्वार, लखनऊ आपका इसमें नहीं हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ये है आपका दिफू दर्रा। ठीक है, दिफू दर्रा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा होता है। ये कह रहा है कि कॉमेट जो है वो किस देश की या कौन सी भाषा से ये शब्द लिया गया है? तो एक यूनानी शब्द है कॉम्बैट। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो कह रहे हैं रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन नहीं, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, यही गलत है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन है।
और भारत में श्वेत क्रांति को वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा सीमा रेखा, देखिए आ गया रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, तो अभी हमने बताया ऊपर भारत और पाकिस्तान, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण होगा तो ऊपर जाएगी और उसके बाद संघनन होगा तो बादल बन के फिर बारिश होगी। तो ये दोनों संभव आपका दोनों के दोनों होना जरूरी है। सी यहाँ होना चाहिए था, वाष्पीकरण यहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आगे देखिए मिल्क वे क्या है, तो मिल्क वे आप सभी को पता है एक आकाश गंगा का नाम है जिसमें हम लोग वास करते हैं, ठीक है। ये आपका मिल्क वे एक आकाश गंगा का नाम। आगे देखिए महात्मा गांधी का जन्म, भाई ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1869, 2 अक्टूबर 1869। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ देखिए पशुपति ऑप्शन में है, पशुपति आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिनमें से 1 बीघा भूमि पर 5 कट्ठा, पचकठिया नाम ही था, तो 1 बीघा में 5 कट्ठा पे खेती करना रहता था नील का, ये कंपलसरी कर दिया था अंग्रेजों ने। अगला है आपका औरंगजेब का पुत्र का नाम, औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डाउटफुल लग रहा है, औरंगजेब का पुत्र इसमें कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाम दे दिया है लेकिन पुराना वाला ही है, यहाँ प्रथम द्वितीय के आधार पे हो जाएगा, शाहजहां इसमें आपका सही आंसर, ठीक। औरंगजेब पुत्र था आपका शाहजहां। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका बात कर लेते हम लोग, तो 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुई थी। बाई डेट की बात करें तो ये आपका 18 जून 1576 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस किसके किसके बीच लड़ा गया था ये जान जाइए। तो ये हुआ था आपका महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। 18 जून 1576 को ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। आगे देखिए करें अजात शत्रु किसका बेटा था, तो ये बिंबिसार का, ठीक है, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चंद्रशेखर सिंह थी, ये भागने में सफल हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको तो फांसी दे दी गई थी, ठीक है। बात करते हैं किसको किसको फांसी दी गई थी। भगत सिंह इससे संबंधित नहीं था, ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था ये थोड़ा सा जान जाइए, तो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन मालगाड़ी को लूटा गया था, जिसमें कि 4 लोगों को, ऐसे आपका 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला था, लेकिन 4 लोगों को इसमें फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, अशफाकुल्ला खां थे, फिर इसमें आपके राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन लाल, ये 4 लोग जो थे इनको फांसी की सजा फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों का उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है, ठीक है। नमक से कौन संबंधित नहीं है, देखिए तो कह रहा है यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, सही है आपका। कह रहा है भारत के युवा आबादी स्कूल में जाने लगी थी, ये आपका नहीं, ठीक। आइए आगे देखते हैं, बाकी तो सब सही है। इसमें आपका इस आंदोलन में अंग्रेजों ने यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसी समय अनुभव हुआ। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान भी मिल गई, सही बात है, तो बी आपका नहीं है सही। आगे देखिए कह रहा है कि अशोक ने इसमें अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था। अशोक जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्य अभिषेक के किस वर्ष में किया था, राज्य अभिषेक से पूछ रहा है कि आपका कौन से वर्ष में किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10वें वर्ष, ठीक है। आगे बढ़िए कर रहा है कि किस शासन ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में चुना था, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश,
सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला देखिए 34 नंबर, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो काल पूछे तो आपका गुप्त काल हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, उसका संबंध किससे था? ठीक है, तो कुंवर सिंह आप सभी लोग को पता है ये कहां से आपका, ये किसके बारे में पूछ रहा है? शाह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका? शाह जो था वो आपका आजमगढ़। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह कहाँ से रिलेट करते थे? तो यहाँ पर आपका जगदीशपुर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था? मतलब विरोध करना किसने प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका राजा रामनारायण पहलवान सिंह उपर्युक्त सभी। ठीक है, कामगार खां सुंदर सिंह सभी ने। ठीक है, आगे है, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? ये आपका लगभग 80% जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा कृषि योग्य है, इसीलिए बिहार का मुख्य जो आर्थिक स्थिति है वो कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अलवर जो है राजस्थान में पड़ता है। कह रहा है कि अलवर के निकट स्थित एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ नामक संस्थान प्रसिद्ध है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका वर्षा जल संचयन के लिए आपका अलवर जो है वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, सही है पूछ रहा है आप, ये आपका सी है। कह रहा है कि चुआर विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, ये गलत है आपका। पहला चुआर विद्रोह उड़ीसा में नहीं बल्कि ये आपका झारखंड में हुआ था। आगे है सन्यासी विद्रोह बिहार में, ये भी गलत है, ये आपका बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था। आगे देखेंगे तो आपका है कुर्ला खिमुंदी विद्रोह उड़ीसा, ये आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बचता है रंपा विद्रोह, ये आपका कर्नाटक में नहीं बल्कि ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? ये यूज किया जाता था आपका टैक्स के लिए। आइए आगे देखिए, है मेघालय खेलों में 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? ये हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू, माननीय श्रीमती आपका द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। आगे है, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? यह आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सफल योजना या अभियान है। आगे है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा नाम है आपका? साढ़ा तंसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ साढ़ा तंसिक। आगे है कि किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? ये आपके श्रीमती द्रौपदी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये भी प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे एवं अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? अब देखिए, जड़ से नीचे से लेकर जाएगा। ठीक है, तो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? जाइलम। ठीक है, ट्रिक बता दे रहे हैं, नीचे से लेकर क्या करेगा कोई चीज जाएगा तो जाइलम हो जाएगा, और खाना बना के जब सभी तरफ फ्लो करेगा तो वो किसका काम हो जाएगा? फ्लोएम का। ठीक, चलिए तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे अब तक के बड़ी ज्ञात कोशिका जो है वो है आपका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 कह रहा है कि अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का क्या अर्थ है? तो डी फॉर होता है डाई। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑप्शन आपका दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है। अब यहाँ कभी कभी पूछ देता है डीएनए का खोज किसने किया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डीएनए का खोज वाटसन और किक द्वारा किया गया था, वाटसन और किक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो पौधे के उत्तक कोशिका
विभाजन में सक्षम अभी हमने बात किया था जाइलम और फ्लोएम का, तो ये तो आपका खाना पहुंचाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मेरिस्टम जो है वो आपका कोशिका विभाजन में सक्षम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे विभज्योतक उत्तक, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, इधर से लिखते हैं आपका विभयो, ठीक है, विभजयो, ठीक है, विभज्योतक, जो विभाज्य हो जाए वो विभाज्योतक उत्तक बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे है कि किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिराओं में, ठीक है, सिरा जो होती है धमनी और सिरा है उसमें सफेद फाइबर पाया जाता है। अब करें मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, मधुमेह या डायबिटीज जो है वो किस कारण से होता है, तो इंसुलिन के स्त्राव के कारण होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इंसुलिन स्त्राव का है तो क्या है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, मतलब कम इंसुलिन स्त्राव के कारण, अगर कम और ज्यादा दोनों रहे इंसुलिन का स्त्राव तो कौन सा हो जाएगा, कम, कम इंसुलिन स्त्राव के कारण हम लोग लेंगे। आगे देखिए करें, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो एक चीज आपको बताते हैं, जिसकी जितनी लंबी आंत होगी वो ज्यादा चीज पचाने में सक्षम होगा, मतलब काला चीज भी खाएगा तो वो पचा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लोमड़ी मांस खा के पचा लेगी, बाघ कुत्ता ये सब क्या है छोटी आंत होगी, लेकिन खरगोश का सबसे लंबा, चूंकि घास ये पचा सकता है, तो घास पचाना सबके बस की चीज इन तीनों का नहीं था, आप समझ सकते हैं ऑप्शन से भी, इसकी आंत जो है सबसे लंबी होती होगी, ठीक है। शाकाहारी जंतु जितने भी हैं वो सब सेलुलोज का पाचन करते हैं, ठीक है। सेलुलोज का जो भी पाचन करेंगे, सेलुलोज उन सभी का आपका आंत जो है लंबी होगी। आगे देखिए सहायक कलियां, सहायक कलियां में क्या विकसित होती है, यही पूछ रहा है आपका, विकसित या इसका क्या कार्य है। तो इसमें क्या है, तो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है जिसमें भ्रूण सूट होती है, ठीक है, सहायक कलियों का ये पहचान है, उसको क्या बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूत्री विभाजन जो माइटोसिस कहलाता है उसका पहला चरण कौन सा है, तो इसमें आपका पहला चरण आपको पूर्वावस्था बोलेंगे, जिसको हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। ये तो ऑप्शन नेम से ही आप पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक होता है रैम जो केवल आपका एक्सेस करने के लिए काम करता है, जिसको हम लोग मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और अस्थायी मेमोरी के रूप में आपका काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्म भिन्न है, मतलब इन चारों में कौन सा चीज अलग है। तो ऑप्टिकल फाइबर ये आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका प्रकाश पे। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर ये भी आपका प्रकाश, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ये क्या है आपका, माइक्रोवेव हम लोग तरंग से बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका रेडिएशन नापते हैं। फिर देखिए आपका हर्ट्ज, हर्ट्ज भी क्या है, तो ये ट्रांसमिशन का, ये सब देखिए ऑप्टिकल फाइबर भी ट्रांसमिशन, पेयर भी है, हर्ट्ज भी है। ये माइक्रोवेव जो है ये आपका अलग चीज है, वेवलेंथ का आपका ये काम करता है। तो इस पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अलग है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो वह करंट का मान्य, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ेंगे, श्रृंखला में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आपको जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सीरीज का फॉर्मूला है, तो ये क्या होता चले जाएगा, जुटने से मतलब क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, और आपका इसमें लगाएंगे तो R1 प्लस R1 1/R2 इस तरह से ये होता है आपका, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया समानांतर श्रेणी और ये हो गया आपका श्रृंखला श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध है वो डायरेक्ट जुटेगा तो ज्यादा वैल्यू देगा, दैट मीन्स क्या हम लोग बोलेंगे कि इसमें कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान, तो इसमें प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा लेकिन करंट का मान समान रह,
सभी में करंट समान फ्लो करेगा, ठीक है। और वोल्टेज जो है सबका अलग अलग, ये प्रतिरोध का होगा। लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज सेम रहेगा और आई का मान सब में अलग हो जाएगा, समानांतर श्रेणी, तो दोनों का अपोजिट होता है। आइए आगे देखेंगे। जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसमें विस्थापित करने में विफल रहता है तो वो कार्य क्या किया, तो वो कार्य हम लोग बोलेंगे कि शून्य है, क्योंकि किया गया कार्य बराबर क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि विस्थापन जब तक ना हो, ठीक है, विस्थापन जब तक ना हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर दीवार को हम धकेल रहे हैं तो वो तो हिल के एक जगह से दूसरे जगह गया नहीं, इसलिए विस्थापन क्या है, शून्य है, तो किया गया कार्य भी शून्य बोलेंगे कि वो कोई कार्य नहीं किया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा IL-1 होगा, ठीक है, इसको याद रखना, IL-1। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों में किससे ढका जाता है। अब देखिए वहां पर हम लोग एक चीज यूज करते हैं उसका आवाज कम करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, तो एक बोर्ड होता है जिसमें क्या होता है कि एक घनाकार आकृति दी जाती है, उसमें एक पिरामिड की आकृति होती है जिसमें कि ध्वनि टकराकर वहां से बिखर जाती है, तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, जिसको हम लोग फाइबर बोर्ड बोलते हैं। अगला है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि देखिए रिएक्टर जो है 1935 में चार्ल्स रिएक्टर एवं गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, सही है ये भी। इससे भूकंप नापा जाता है, बिल्कुल सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं। यहाँ पर जैसे ही 6-7 के आसपास आती है तो वहां से ये क्षति ज्यादा, जितना ही अंक ज्यादा शो करेगा उतना ज्यादा क्षति होगा, तो ये कह रहा है कि हल्का भूकंप है, तो ये 6-7 से ज्यादा वैल्यू है, 8-9 पे है, इसका मतलब ये ज्यादा खतरनाक है, तो ये गलत बात बोल रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला है कर निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो देखिए इकाई किसका होता है, जो अकेला चीज होता है जिसमें अपेक्षा या सापेक्षिक चीज निकाला जाता है, उसमें उसका अनुपातिक वैल्यू निकाला जाता है, अनुपात से क्या होता है, कट जाता है, उसमें इकाई नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होगा, बाकी सभी का इसमें मिलेगा। आगे देखिए कह रहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित रखता है, ठीक है, तो ध्यान देंगे तो व्यातम इलेक्ट्रॉन में कितना है, 8 है, 8 है, इसका मतलब यह एक न्यूट्रल गैस है, ठीक। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका मतलब कौन सा समूह में हो जाएगा, तो न्यूट्रल गैस सब किस में रखा गया है, 18वां समूह, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए खमीर किस प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, ठीक है, किण्वन विधि। तो यहाँ पर दारू का बात किया तो मादक किण्वन बोला जा सकता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी से अलग किया जा सकता है, ठीक, दूध की अशुद्धियों को, जिससे हम लोग रंगों को भी अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। आगे देखिए कर रहा है आवर्त सारणी के उस समूह को पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है, कोबाल्ट किसमें है, तो देखिए या तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर आपको डायरेक्ट समूह उसका पता होना चाहिए, तो समूह में कोबाल्ट जो है वो आपके 9वें समूह में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है, तो अम्लीय प्रकृति जो होता है H से दिखाया जाता है और क्षारीय को OH से दिखाया जाता है, जितना H वैल्यू H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वो ज्यादा अम्लीय होगा, जिसमें OH ज्यादा माइनस की सांद्रता ज्यादा होगी वो ज्यादा क्षारीय होगी, तो ये आपका अम्लीय पूछ रहा है, मतलब हाइड्रोजन के बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन है अणु और परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक
या प्रतिकारक बल जो एक ही संयोजी अबंध या आयनिक बंध से पैदा नहीं पैदा होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वांडरवाल बॉन्ड। ठीक है, वांडरवाल बॉन्ड या फिर वांडरवाल्स बंध बोल सकते हैं। अगला है ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और परमाणु संख्या इसका 8 है। तो कह रहे ऑक्सीजन गैस के 2 मोल की ग्राम में कितनी मात्रा होगी? ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक अब देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं O2। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ऑक्सीजन का कितना, 1 मोल को O2 लिखते हैं तो एक का परमाणु भार 16 गुने 2 कितना हो गया? 32। अब इसका कितना मोल है? 2 मोल। 2 मोल का हो जाएगा तो 32 दूनी 64। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अब आइए थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिससे भाव व्यक्त होता है? तो इसमें हो जाएगा शत्रु। शत्रु से शत्रुता बनेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाया, इसमें पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कह रहे हैं ना, हमने पढ़ाया है। तो पढ़ाने का काम ये खुद नहीं कर रहे बल्कि दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं बोलूंगा मैं खेल रहा हूं, तो खेलना क्या हो जाएगा? स्वयं खेल रहा हूं, तो अब क्रमक हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से द्विक्रमक क्रिया हो गया, ये दूसरे के लिए किया जा रहा है। जिस क्रिया के साथ 2 काम तो द्विकर्मक। ठीक है, जैसे क्या है? शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ा। ठीक, तो 2 काम क्या क्या है? तो एक पढ़ाना और एक व्याकरण पढ़ाना, 2 चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला क्या है? वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो चीज आकाश को चूम मतलब सबसे ऊंचा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गगन चुंबी। आगे देखिए, तीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो तीर को बाण सर नराज। बाण सर और नराज, बाण भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं और नराज भी बोलते हैं। लेकिन तार हम लोग, तार तो दूसरा चीज होता है, तार मीन्स तार होता है, तो ये जो है नहीं होगा। बाकी ये तीनों तीर का, जो तीर कमान होती है, पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना मुहावरे को अर्थ का व्यक्त करता है। तो जान हथेली पर रखना इसका मतलब क्या है? अपना जीवन को संकट में डालना, तो जीवन को संकट में डालना, ऑप्शन सी है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मक्खियां। मक्खियां क्या करती है? भिनभिनाती है, खनखनाती है, चटचटाती है, तो ये सभी को पता है, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऋतु। ऋतु कौन सा होता है? तो री और हर्षी का तू होना चाहिए। ठीक, हर्षु का तू, ये ऑप्शन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, यहां बताना है। तुम इस बात को अच्छी तरह से बुझना समझना चाहिए। ये देखिए, बुझना समझना तो होता नहीं है, समझना बुझना एक शब्द हमने सुना है। ठीक है, तो बुझना समझना चाहिए गलत है। ठीक है, समझना बुझना चाहिए ये लिखा रहता तो माना जा सकता था कि सही है। आइए अगला है कि कह रहा है चिंतामणि। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन आइए कह रहा है 80 नंबर इंग्लिश का है। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड, सबसे सुटेबल वर्ड चुनना है जो इसमें दिया गया है, जो आपका खाली जगहों को सही से शुद्ध सेंटेंस बना सके और उसका अर्थ शुद्ध हो सके। ठीक, देखिए कह रहे अफरीन क्या कर सकती है? द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट दैट डे। तो अफरीन क्या की, उसको पता चला, बोलेगी किसी को, बताएगी, रिमार्क की, मतलब खुद वो अनुभव की कि आज का मौसम जो है बहुत आनंददायक है अभी का, अनाउंस करेगी, चिल्लाएगी,
कि गुस्साएगी कि किसी को सलाह देगी, तो इसमें सुटेबल वर्ड कौन सा बैठा सकते हैं हम लोग, तो वो खुद बताएगी। जैसे हमको कोई चीज़ पता चलेगा तब तो कि हाँ हमने रिमार्क किया, उस चीज़ को जाना कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठीक, तो हमारा रिमार्क इसमें सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पिक आउट द, इसमें भी वही चीज है जो आपका कह रहा है, जस्ट आर द ऑफ गॉड। तो जस्ट आर द, यहाँ पर जस्ट आर द वे ऑफ, वे ऑफ गॉड, ठीक है, जस्ट आर द वे ऑफ, ये भगवान की सोची समझी चीज या भगवान की है जो भी है। यहाँ पर जस्ट का मतलब क्या हुआ, कार्य, प्लानिंग का, ठीक है, यहाँ प्लानिंग का काम कर रहा है, वे मतलब उसका तरीका, तो वे हो जाए। आइए अगला देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इस शब्द का सबसे सार्थक शब्द बताना है कि एक्सप्लिसिट का क्या होगा, तो इसका मतलब होता है प्रकट होना, स्पष्ट होना, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि प्रकट हो या स्पष्ट होने की, कोई चीज प्रकट होता है या स्पष्ट नजर आता है उसको हम लोग एक्सप्लिट बोलते हैं। तो इसमें उससे मिलता जुलता कौन सा है, ल्यूसिड बोल सकते हैं, ठीक है, ल्यूसिड भी आपका सेम अर्थ प्रकट करता है। आइए आपका है 4 अल्टरनेट वर्ड है और इसमें बताना है कि कौन इसमें मिलता जुलता बनेगा। द पीस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टीज हैड क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स, ठीक है, एक जो संपत्ति होती है वो क्या करता है कि दो भाइयों के बीच खून का, बैड ब्लड का है मतलब क्या है, तो बैड ब्लड का मतलब कि बंटवारा करना हो जाता है, जो दो भाइयों के बीच बंटवारा कर देगा, ऐसा नहीं है कि वो गंदा खून होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि नापसंद करते हैं लोग, ठीक है, तो यहाँ पर बैड का अर्थ जो है फीलिंग हैटर्ड का ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका एक्टिव इनिमिटीज, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे में शत्रुता भाई की हो जाएगी, तो उसको बैड ब्लड बोलेंगे, क्योंकि दोस्त भाई भाई होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा हो द केस में भी, मतलब कि पैसिव में है तो एक्टिव में बना दीजिए और एक्टिव में है तो पैसिव में बना दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, माय फ्रेंड राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, ये एक्टिव में है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए लेटर पहले आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं हम लोग, तो इसमें हो जाएगा ए लेटर, ये इज एम आर लगेगा क्योंकि यहाँ पर इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो यहाँ पर इज लगा देते हैं। ए लेटर इज रिटन बाय माय फ्रेंड टू हिज फादर, ठीक है, माय फ्रेंड टू हिज फादर, ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, 85 का रहा है कि सुटेबल वर्ड, इसको मैंने सच्ची मित्रता दुर्लभ है, इसका हम लोग को ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। सच्ची मित्रता दुर्लभ है, एकदम नया पैटर्न पे है, तो भाई वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, मतलब कि सच्ची मित्रता बहुत कम देखने को मिलती है। आइए अगला देखिए, कर है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, रीजनिंग का है, 4 3 2 6 9 10 9 27, यहाँ क्या होगा जो फुलफिल करेगा, तो देखिए 9 4 6, ऐसे ऐसे रिलेशन दिया है, ठीक, ऐसे 3 9 27 देखेंगे, तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3, इसका निकालेंगे तो 4, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपका 9 और 4, इसका करेंगे तो 3 और 4 6 दिया हुआ, नहीं ऐसे नहीं है। सेकेंड कॉलम में देखिए 3 और 27, अच्छा सबको कर देने से आ जाएगा, देखिए क्या क्या, ये दोनों को गुना करेंगे ना चौके 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 27 दिया 81, 81 का वर्गमूल
9 होता है, तो 2 में क्या करेंगे तो 50, 50 दूनी का 100, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। कर दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर चूज करना है। ठीक है, तो ये तो देखिए इसमें अल्फाबेट का आपका सीक्वेंस याद होना चाहिए, जो भी आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या किया है, क्यू एम पे लाया, तो क्यू कितने पे आता है, तो एम 14 और क्यू 17। तो इस तरह से देखेंगे कितने कितने का अंतर हो रहा है। फिर आई का एम, इस तरह से सिमिलर आपको देख लेना है और मिला के बना लेना है। इसका आंसर जो है क्यू का एम पे आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर जो दे रहा है वो आपका बी दे रहा है। मिला लेंगे, नहीं हुआ तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, हम इसको बनवाएंगे। ठीक है, आगे देखिए करें, एक लड़की को इंगित कर श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते संतान, दादा के इकलौता संतान मतलब मेरे पापा हो गए, मेरे पापा के इकलौते पुत्र, मेरे पापा के इकलौते पुत्र हो गए, मतलब कि क्या हो गया, मेरा भाई हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि श्रीमती मीरा से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या है, भाई है उसका। ठीक है, ये बहन भाई बहन का रिलेशन है, तो मीरा से वो किस प्रकार संबंधित है, तो उसका भाई लगे। आइए, कह रहा है कि सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर है। यहाँ अगर प्रारंभिक बिंदु है तो यहाँ से 4 किलोमीटर पूरब इधर होता है, 4 ले लेंगे, फिर वह दाई ओर इधर जाएंगे तो दाएं किधर हो जाएगा, इधर, दाई ओर 3 किलोमीटर मुड़ गया, फिर वह दाई ओर मुड़ता है। अब इधर जा रहे हैं दाएं मुड़ के, तब मेरा दाएं किधर हो जाएगा, इधर जाएंगे, दाएं मुड़कर फिर कह रहा है और चलना जारी रखता है। ठीक है, 3 किलोमीटर यहाँ चला, फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है और वह चलना जारी रखता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब इधर जा रहा है, तो इधर कौन सा दिशा होता है, बाएं तरफ हमारा पश्चिम होता है, तो पश्चिम ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला है कूट भाषा। साइकोलॉजी को इस तरह से लिखा जाता है, तो ज्योग्राफी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका कूट बता देते हैं, तो इसी में से निकालेंगे। जी के बदले क्या लिखा हुआ है, इधर से दूसरा, तो इधर से दूसरा एफ है, तो जी के बदला में एफ, देखिए पहला तीसरा दूसरा, इसमें 3 ऑप्शन में। फिर इसी तरह से निकालेंगे, ई है, तो ई इसमें कहाँ है, ई इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें नहीं होगा वही ई के जगह पे आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें डी है, एक्स नहीं है इसमें कहीं, इसका मतलब एक्स वाला ही इसमें सही आंसर हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया गया तथा त्रिज्या को 10% कम किया गया, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव प्रभाव। ठीक है, तो पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका, सॉरी, 2 पाई आर एच, ये हो गया आपका कौन सा, वक्र पृष्ठ। तो ये पूछ कर रहा है, तो उनके वक्र या त्रियक पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत, तो 15% बढ़ाइए, ये प्लस में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, -10% कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का इफेक्टिव आ जाएगा कितना, 5 में कितना हो जाएगा, 15 × 10। ठीक है, तो इसको करेंगे कैलकुलेट, तो 3.5 आएगा, 5 से थोड़ा सा कम आपका ऑप्शन देखेंगे, तो एक है इंक्रीज और एक है डिक्रीज, तो प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि शब्द परमुटेशन के अक्षर में कितने शब्द निर्मित किए जा सकते हैं, तो अभी हमने बताया था, देखिए इसमें रिपीटेशन को देखना है, टी कितना बार है, 2 बार, तो एक ही वर्ड टी ले सकते हैं, क्योंकि नॉन रिपीटेड पूछ रहा है हमसे, तो इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, पहले परमुटेशन में आपके टोटल 11 है। ठीक, जोड़ लीजिए आपका 3 3 6, 6 और इसमें 6
तीन 9, 9 और 2 11। अब 11 में देखिए तो एक फैक्टोरियल 11 हो जाएगा और फिर इसका डिवाइड करेंगे कितना से, तो एक हमारा कौन सा आ रहा है, तो एक हो जाएगा हमारा 2 रिपीटेड है। देखिए कौन कौन सा आपको मिल रहा है, तो एक टी मिला है, ठीक, टी जो है आपका 2 बार आया। उसी तरह से देख लेंगे कि और कोई इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोबारा, ठीक है। तो आप देखेंगे PERMUTATION, ठीक है, तो एक टी जो है 2 बार मिल गया, तो 2 बार मिल गया तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 2, और उसमें क्या हो जाएगा -1, क्योंकि एक वर्ड परम्यूटेशन ऑलरेडी बना हुआ है, तो -1 कर लेंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 93 देखते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले दूसरे, ये इसको ऊपर वाला था, ये कह रहा है तीसरे वर्ष क्रमशः 5, 2 और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे के अंत में जनसंख्या इतना हो गया, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा खुद से कर लेंगे, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। तो मान लीजिए कि पूरा शहर का जनसंख्या हमारा x है, तो पहला में बढ़ा कितना, क्रमशः 5% बढ़ा, तो 5% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, तो 20 5 100, प्रतिशत निकालेंगे तो 5, पूरा पूरी कट गया, तो ये हो जाएगा 20 5 100, तो एक हो जाएगा 21 बटा में 20, 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 से कम 51, 51 बटा में 50 इंटू 6 को करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2 से 2 तिहाई 6, तो ऊपर 3 जोड़ दीजिए, और 2 कटा 50 बार में, तो 50 3 53 बटा में 50, ठीक, बराबर कितना है, इधर बराबर लिख लेंगे, तो 5 6 7 6 3, इसको इधर लिख लेते हैं, बराबर 5 6 जो दिया हुआ ये वैल्यू 7 6 3। अब क्या करना है कि इसको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक, तो ये तो आपका 3 जीरो ऐसे ही हो जाएगा, 3 जीरो किस में है, तो इसी 3 जीरो में कोई सब में लगा हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, एक से डिवाइड दे देना है, 5 6 7 6 3 बटा में 21 गुने 51 गुने 53, और इसको इसको कर लीजिएगा 1000 से गुना। आंसर जो आना चाहिए वो आपका 3 जीरो, मतलब आंसर जो है 50,000 आ रहा है, इसका एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए 94 देखिए, कह रहा है कि दो स्थानीय बीच की दूरी 99 किलोमीटर है, एक 6 बजे 55.5 किलोमीटर चलना पड़ा, यह रेलगाड़ी 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो बी में कितने समय तक पहुंचेगा। बहुत सिंपल है, 999 किलोमीटर दूरी है, 1.5 घंटा बीच में रुक जा रहा है, तो 1.5 घंटा बढ़ा देना है, तो कह रहा है किस समय पहुंचेगा, समय बताना है। तो देखिए भाई 6:30 बजे आपका चलना चालू कर रहा है ना, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, 7 बोलेंगे कि 7:20 तक है, तो कैलकुलेशन बस है, इसमें कुछ करना नहीं है, 55 किलोमीटर 55.5, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में 4, तो दूरी है 999 और चाल है 65.5, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो ये तो आपको ऐसे ही कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, 11 9 अरे 9 से, ठीक है, ये 5 से 5 का है, ठीक, तो कैलकुलेशन बस है, इसमें कुछ करना नहीं है, पॉइंट में आएगा कुछ कैलकुलेशन, आंसर देख लेंगे इसका, 12 बजे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7:30 बजे 7:20 में चल रहा है, तो पॉइंट में कुछ आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉट का आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर जोड़ने पे 90 आ रहा है, दो दो का पेयर जोड़ रहे हैं और 90 आ रहा है, तो समझिए कि उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, जैसे कि 41 49 जोड़ेंगे कितना होगा 90, इसका भी 90 43 और 47 जोड़िएगा 90, इसका पेयर भी 90, एक बच गया कॉट 45, तो कॉट 45 का मान देख लेना है कितना होता है 1, और बाकी सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सब का 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ दूसरा वैल्यू रहता
और उसका वैल्यू कुछ और होता, √2 होता, तो 1 इंटू √2 करेंगे तो √2 आ जाता, लेकिन cot 45 का मान 1 होता है, इसलिए एक ही आंसर हो जाता। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या का कह रहा है कि x जो है, x का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। उस संख्या का बराबर 1/6 मतलब कि इसका 1/6 से 7 अधिक है। तो 7 अधिक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कम ही दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं प्लस में 7। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, कुछ है नहीं, 3x/4 माइनस x/6 बराबर 7। हल कर लीजिएगा, x का वैल्यू जो आएगा उसका 5/3 निकाल लेना है। जितना x का वैल्यू आएगा उसका 5/3 निकालिएगा, 20 आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। a² प्लस a बराबर 0, तो a के पावर 9 का मान क्या। ठीक है, तो इसका वैल्यू a बराबर क्या आ जाएगा, a² प्लस a, तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, a बराबर 1 आएगा, तो 1 का 9 बार भी करेंगे तो आपका स्क्वायर 9 ही आएगा। चलिए अगला देखिए, एक दुकानदार 80 रुपया अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु को 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रमिक छूट का समतुल्य मूल्य निकालने के लिए क्या होता है हमें, तो यहाँ पर उसको 2 क्रमिक छूट मतलब 5 + 5 और माइनस, इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 50 25/100, तो मतलब 5 5 10.25 इफेक्टिव प्राइस होगा। तो 80% का मूल्य का अगर 10.25% डिस्काउंट देता है तो कितना हो जाएगा, तो 80 का अगर निकालेंगे 10 तो 8 और 2.5 का निकालेंगे तो 25 है 2, मतलब कि कुल डिस्काउंट जो देगा वो कितना हो जाएगा, 7.8 रुपया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 80 में से घटाएंगे 7.8 तो 72.20। ठीक है, 72.20 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बस कुछ करना नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर ये 10 नहीं बल्कि 9 हो जाएगा, 9.75 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, अब देखिए एक कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1, फिर तितरी का 9, 3 हो जाएगा विषम, फिर हो जाएगा 5, 3 5 15, फिर आपका 3 7 21 और फिर 3 9 27। अब इसका करें औसत ज्ञात कीजिए, तो इस सभी को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आएगा 9 3 12 15 27 27 1 28 और 20 48 और 7 55 और 20 कितना हो जाएगा, 55 20 75, 75 को भागा देंगे 5 से तो यह आ जाएगा ऑप्शन सी 15 5 75। 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए आपका क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि ए बी को खाली टंकी 20 और 15 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि उसी टंकी को सी अकेले x घंटे में भर सकती है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो उन्हें टैंक के 1/18 भाग खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 18 भाग को 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो टोटल खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 18 × 40 मिनट, घंटा में बदलना है तो 60 कर लेंगे। ठीक है, चूंकि सब घंटा में है, तो इस 0 से इस 0 को कटा दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी का 4, इसको कटाएंगे 3 6 18, मतलब कि खाली करने का कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे। कल हमने बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें क्या बताया था, इफेक्टिव निकालना है तो इसका गुना, और ये चूंकि खाली भरे टैंक को क्रमशः दोनों खाली कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, भर रहा है, और तीनों एक साथ खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव हमने बताया था उसको जोड़ लेना है वो, और एक को माइनस कर लेना है, इक्वल टू 12 करके आपका आंसर। ठीक है, ये हमने कल बताया हुआ है मैथ के सवाल में ही। इसका जो आंसर है वो मिला लेंगे आप लोग लास्ट में, 30 इसका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।